हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। समाजशास्त्र हमारा कंप्लीट होने वाला है। 1-2 कक्षाएं और बची है, उसके बाद में समाजशास्त्र विषय कंप्लीट हो जाएगा। समाजशास्त्र में आज का जो विषय है वह है जाति और वर्ग। जाति और वर्ग के बारे में आज पढ़ेंगे, विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। वैसे जाति वर्ग के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अगर समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो जाति और वर्ग का अध्ययन करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी होगी। जैसे पहले बात करेंगे वैदिक काल की। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण वर्ण था, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण थे। क्या थे ये वर्ण? अब यहां पर मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, वर्ग की बात नहीं कर रहा। वर्ग अलग चीज है और वर्ण अलग चीज है। उस समय वर्ण की बात होती थी, जाति की बात नहीं होती थी। तो 4 प्रकार के वर्ण थे वैदिक काल में। इनमें जो वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था बिल्कुल खुली व्यवस्था थी। क्या थी? खुली व्यवस्था थी। खुली व्यवस्था का मतलब ये था, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई शूद्र था, अगर शूद्र पढ़ा लिखा हो जाता था तो शूद्र सीधा ब्राह्मण भी बन सकता था। खुली व्यवस्था थी, यानी कि वो अपना वर्ण चेंज कर सकता था। उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनका वर्ण निश्चित होता था। तो ये एक तरह से खुली व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था में स्थायित्व आने लगा। क्या आने लगा? स्थायित्व आने लगा, यानी कि ये खुली व्यवस्था बंद होने लगी। बंद का मतलब ये था कि अगर अब कोई भी व्यक्ति जो शूद्र था, अगर शूद्र का जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो केवल शूद्र में ही रहेगा। अगर उसने कितनी भी योग्यता अर्जित कर ली तो वो शूद्र में ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे बंद व्यवस्था होने लगी और इसमें प्रवेश बंद होने लगा। बाद में जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी तो ब्राह्मण से अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय से अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई, वैश्य से अनेक जातियां बनी और शूद्र से अनेक जातियां बनी। तो इन 4 वर्णों के से ही अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई। और जो जाति व्यवस्था है वो केवल पूरे विश्व में भारत में ही मिलती है, अन्य किसी देश में भी नहीं मिलती है जाति व्यवस्था। अब बाद में जाति व्यवस्था बनने के बाद में, ये पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, खुली व्यवस्था थी, लेकिन अब यह बंद व्यवस्था हो चुकी है। बंद का मतलब जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है उसकी जाति वही रहेगी। उसका खान पान, उसका विवाह, उसके संस्कार सब जाति के द्वारा ही निश्चित होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से बेसिक समझ लेनी होगी। तो जाति एक मानव के द्वारा निर्मित है और मानव के द्वारा बनाई गई ही व्यवस्था है। इसमें मुख्यतः अगर बात करें तो सरकार वर्तमान में चाहती है कि जाति व्यवस्था एक तरह से वापस खुली व्यवस्था हो। इसी कारण जो सरकार है वो अंतर्विवाह पर एक राशि प्रदान करती है ताकि लड़के और लड़की अंतर्विवाह कर सके और जाति व्यवस्था में जो बंद व्यवस्था थी वो खुली व्यवस्था हो सके। तो आगे देखते हैं अब विस्तार से, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आगे बात करते हैं जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था को समझने से पहले आपको न्याय समझना होगा कि भारत ने जाति के जो जितने प्रकार बताए हैं, तो हटन ने भारत में जो जातियों की जो संख्या बताई है वो 2933 जातियां बताई है। कितनी? 2993 जातियां बताई है। और गुर्वे ने उन्होंने भारत में लगभग 2000 जातियां बताई है। तो भारत में 2000 से लेकर 3000 तक, ये तो एक इनका अनुमान है कि कितनी जातियां हो सकती है। आप देखो 4 वर्णों से कितनी जातियां बन चुकी है। इसमें से अलग अलग बात करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो जाति जो शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के जन धातु में, अगर बात करें जन धातु में अर्थ लगने से इसकी उत्पत्ति हुई जाति व्यवस्था की। और संस्कृत के अनुसार जाति का अर्थ है जन्म या उत्पत्ति। जन्म या उत्पत्ति इसका अर्थ होता है। और साथ में ही पुर्तगाली भाषा से अगर यहाँ पर जाति की बात करूंगा तो जाति की जो शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के जो अंग्रेजी शब्द है, उस अंग्रेजी शब्द का जो कास्ट है, उस कास्ट से अंग्रेजी शब्द के कास्ट से जाति बनी है। और जो कास्ट है
जो कास्ट की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है पुर्तगाली भाषा के कास्टा से। किससे? कास्टा से इसकी उत्पत्ति हुई है। कास्ट की उत्पत्ति कास्टा से हुई। और कास्टा शब्द किसने दिया था? ये दिया था ग्रासिया डी ओल्टा ने। ग्रासिया डी ओल्टा ने 1665 में ये शब्द दिया था। कब? 1665 में इसने ये शब्द दिया था। ग्रासिया डी ओल्टा ने 1665 में ये शब्द दिया। क्या दिया? कास्टा से जाति की उत्पत्ति हुई, जो पुर्तगाली शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? विभेद या अर्थ होता है। तो ये आपको यहाँ पर 3-4 बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी? जाति क्या है? तो जाति की उत्पत्ति कास्ट से हुई। कास्ट शब्द कहां से लिया गया? ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया। पुर्तगाली भाषा का जो शब्द था कास्टा की जो उत्पत्ति से ही इसका हुआ। और कास्टा शब्द किसने दिया? 1665 में ग्रासिया डी ओल्टा ने दिया। ओल्टा में टा है, कास्टा में टा है, तो टा यहाँ पर ध्यान देना। तो कास्ट का उपयोग सर्वप्रथम ग्रासिया डी ओल्टा ने 1665 में किया था। तो पुर्तगाली शब्द से जाति व्यवस्था ली गई थी। साथ में इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको 2-3 जो परिभाषाएं हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? जैसा कि नंबर 1 है मजूमदार और मतदान की। मजूमदार और मतदान की जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार और जिसे अपन बोलते हैं, आप यहाँ पर समझना, मैं बोलूं कि मजदूर वर्ग, क्या बोलूं मैं बोलूं मजदूर वर्ग, मैं बोलूं श्रमिक वर्ग, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मजदूर से क्या बन रहा है? मजूमदार। क्या बन रहा है आपके? मजूमदार। मजदूर से क्या बना? मजूमदार। वर्ग से क्या बना? वर्ग। तो मजदूर वर्ग से मतलब, तो मजूमदार ने क्या कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। जिसमें वर्ग आ गया तो किसकी परिभाषा है? मजूमदार और मतदान के कि जाति एक बंद वर्ग है। एक परिभाषा किसकी है? तो मजूमदार और मतदान की है। बंद वर्ग का मतलब है कि पहले वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था थी, लेकिन जाति व्यवस्था अब एक बंद व्यवस्था हो चुकी है। बंद वर्ग है जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, जाति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कुले ने क्या कहा? कुल का मतलब जानते हो? जैसे मान लीजिए आपका कुल क्या है? कुल जैसे मैं बोलूं राम का कुल क्या था, लक्ष्मण का कुल क्या था, या आपका कुल क्या था, आपका गोत्र क्या था। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कुल का मतलब होता है वंश। क्या? आपका वंश या कुल। तो कुल का मतलब क्या है? कुल ने क्या कहा कि वंश, जिसमें वंशानुक्रम आ जाए। कुल या वंशानुक्रम आपको यहाँ पर देखना होगा। परिभाषाओं को याद करने से पहले आपको की पॉइंट देखने होंगे। जिस तरह से मजदूर वर्ग से मैंने कहा कि मजदूर से मजूमदार और वर्ग से बंद वर्ग, इसी तरह से कुल और वर्ग वंश यानी कि कुल और वंश, जैसे कुल से ही वंश चलता है। तो कुल ने क्या कहा कि एक वर्ग जो पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो उसे ही हम जाति कहते हैं। एक वर्ग जो पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो उसे ही हम जाति कहते हैं। किसने कहा? कुल ने। तो कुल से क्या हुआ? कुल। और वंशानुक्रम से क्या हुआ? वंश। जो वंशानुक्रम पर जो आधारित हो उसे ही हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। किसने कहा? कुल ने कहा। जैसे मान लीजिए वो अपना वंश होगा वही तो उसको जाति मिलेगी। अपनी जो जाति है, जो अपना जो वंश रहेगा, जो पुत्र होगा उसको जाति वही मिलेगी। साथ में और भी परिभाषाएं हैं जिसमें से एक परिभाषा और है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक परिभाषा किसकी है? इरावती कर्वे की। इरावती कर्वे ने क्या कहा कि जाति व्यवस्था, क्या? जाति व्यवस्था विस्तृत क्या है? एक विस्तृत नातेदारी समूह है। क्या है? नातेदारी समूह है। ये परिभाषा किसकी थी? तो ये थी इरावती कर्वे की। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ध्यान रखना। एक की बात की मैंने बंद वर्ग की बात की, एक की बात की मैंने वंशानुक्रम की बात की, अब यहाँ बात की नातेदारी समूह की। नातेदारी समूह को बाद में समझोगे, यानी कि जो अपने परिवार के सगे संबंधी होते हैं, मामा मामी, फूफा फूफी जी, चाचा चाची जी, ये सब ये अपने नातेदारी में आ जाए, जिनसे अपना नाता बनता है। जैसे एक पुरुष होता है जिसका विवाह होने के बाद में अनेक लोगों से संबंध बन जाता है, उसके सास ससुर जी, साला साली, ये सब आपके नातेदारी में आते हैं। तो किसने कहा? इरावती कर्वे ने कहा। क्या कहा कि जाति व्यवस्था एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो यहाँ पर ये 3 परिभाषाओं तो आपको कन्फर्म याद रखनी होगी जाति व्यवस्था के बारे में। इसके साथ ही एक परिभाषा और है हावेल की।
अंतर्विवाह और वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों का जन्म देना ही क्या है? जाति है। अंतर्विवाह और वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाति व्यवस्था है। अब जाति की जो इस अध्याय से बहुत सी बार पुस्तकें आती है, तो पुस्तकें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे केतकर की कौन सी है? हिस्ट्री कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति की जो इतिहास क्या है, भारत में जातियों का इतिहास क्या है, इसकी पुस्तक के विजय केतकर की। तो हिस्ट्री कास्ट इन इंडिया। श्रीनिवास की है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जाति। इसी तरह आंद्रे बेहतर की पुस्तक है कास्ट क्लास पावर, और रजनी कोठारी की है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। मजुमदार की है कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब है व्यवसाय, तो कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन मजुमदार की। ये पांचों किताबें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये पांचों किताबों में से हर बार आपको क्वेश्चन आता है कि ये पुस्तक किसके, मिलान वाला ये आता है। तो जातियों की जो पुस्तक जो संबंधित थी, जाति व्यवस्था से संबंधित जो पुस्तकें थी, पुस्तकें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। हिस्ट्री कास्ट इन इंडिया केतकर की, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवास की, कास्ट क्लास पावर आंद्रे बितेगी, कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स की रजनी कोठारी की, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन मजुमदार की। पुस्तकें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जाति की। अब जाति की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी विशेषताएं बताई है, जिसमें से पहले बात करेंगे एन.के. दत्ता और जी.एस. गुर्ये की। एन.के. दत्ता ने इसकी जाति की अलग अलग विशेषता बताई, और गुर्ये ने इसकी दो विशेषताएं बताई। एक तो बताई जाति की संरचनात्मक विशेषता, और एक बताई इसकी जाति की संख्यात्मक विशेषता, यानी कि इसको संरचनात्मक और इसको संगठनात्मक विशेषता बोल सकते हैं, संगठनात्मक व्यवस्था। तो जाति की अलग अलग विशेषता है, जिसमें से आपको सबको पता होगा, जैसे खंडनात्मक विभाजन नंबर 1। जैसे जाति के अंदर अनेक खंडनात्मक विभाजन मिलते हैं, जातियों के अंदर भी अनेक उपजातियां मिलती है, अलग अलग तरह की ऊंच नीच मिलती है, संस्करण मिलते हैं, जातियों के अंदर ऊंच नीच की भावना मिलती है। इसी तरह से जातियों के आधार पर व्यवसाय निर्धारित होते हैं कि किस जाति को कौन सा व्यवसाय मिलेगा। जैसे नाई है तो नाई को बाल काटने का मिलेगा, धोबी को कपड़ा धोने का मिलेगा। अलग अलग जातियों के ब्राह्मणों को एक तरह से पढ़ाई लिखाई का जो एक हवन यज्ञ अनुष्ठान का व्यवसाय मिलेगा। विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं, जातियों के आधार पर ही जो व्यक्ति जिस जाति में है तो उसी जाति में वो विवाह करेगा। सामाजिक धार्मिक नियोगिताएं, जैसे खान पान की नियोगिताएं होती है, धार्मिक अनुष्ठानों की नियोगिताएं होती है, उन पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। जैसे सामाजिक धार्मिक नियोगिताओं का मतलब क्या है? नियोगिताओं का मतलब है कि प्रतिबंध। जैसे अभी आप देखोगे बहुत सी जातियां ऐसी है जो निम्न जातियों को अपने समारोह में नहीं बुलवाते, उनको खान पान की छुआछूत की प्रथाएं होती है। तो बहुत सी जातियों में छुआछूत की या प्रतिबंध की नियोगिताएं मिलती है। तो ये अनेक विशेषताएं हैं जातियों, जिससे जाति विशेषता कौन सी है? खंडनात्मक विभाजन मिलता है जातियों में, अनेक प्रकार के संस्करण मिलते हैं, ऊंच नीच की भावना मिलती है। व्यवसाय जातियों में व्यवसाय का निर्धारण भी जातियों के माध्यम से होता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं, जो व्यक्ति जिस जाति में उस जाति में विवाह करेगा, उनमें सामाजिक धार्मिक नियोगिताएं मिलती है, मतलब उन पे अनेक प्रतिबंध होते हैं। तो ये चीजें जाति के आधार पर अनेक विशेषताएं मिल सकती है, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है। ठीक है, इसी तरह से कार्य हटन ने की बात करें तो हटन ने जो जाति के कार्य है, जैसे हटन ने मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, हटन ने भारत में लगभग 2992 के लगभग जातियां बताई थी, और गुर्ये ने भारत में लगभग 2000 के लगभग जातियां बताई थी। तो हटन ने इसके कार्य बताए, सामाजिक जीवन में कार्य, व्यक्तिगत जीवन में कार्य, अलग अलग जीवन में कार्य, जो जातियों के अलग अलग कार्य है, जो आप वहां पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगे बात करें जाति उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जाति उत्पत्ति के सिद्धांत में नंबर है कि एक है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है? इसमें वेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र, महाभारत, गीता आदि में ये परंपरागत सिद्धांत दिया गया है। इसके अनुसार जो जाति की उत्पत्ति हुई वह वर्ण व्यवस्था से हुई थी। किससे? वेद उपनिषदों के अनुसार जो जाति की उत्पत्ति हुई थी वह वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हुई। प्रारंभ में ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांगों
तलुओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई और निजी तलुओं से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनके बाद में ही अलग अलग जातियों की उत्पत्ति हुई। तो ये परंपरागत सिद्धांत है। दूसरा है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत में कौन कौन है? नंबर 1 है हर्बर्ट रिजले, दूसरे हैं गुरुवे। तो ये हर्बर्ट रिजले मानते हैं कि जो जाति की उत्पत्ति हुई और प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह के माध्यम से हुई। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्बर्ट रिजले मानता है कि जो जाति की जो उत्पत्ति हुई और प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह के माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई। और हर्बर्ट जो गुरुवे है, गुरुवे मानते हैं कि जो जाति की उत्पत्ति हुई वो आर्य और अनार्यों के समन्वय के माध्यम से, उनके मिलने के माध्यम से ही जाति की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर प्रजातीय सिद्धांत है। प्रजातीय सिद्धांत के दो विद्वान थे, हर्बर्ट रिजले और गुरुवे। ये दोनों मानते हैं कि जो जाति की उत्पत्ति हुई प्रजाति यानी कि प्रजातियों के आपस में मिलने की वजह से ही जाति की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से आदिम संस्कृति सिद्धांत या माना सिद्धांत। माना सिद्धांत में कौन मानता है? तो माना सिद्धांत में हटन मानता है। तो माना को, जो माना था, माना को जो एक तरह से एक माना क्या होता है? एक प्राकृतिक देवी शक्ति होती है। प्राकृतिक देवी शक्ति जिसे मान लीजिए आज जिसे माना को मान सकते हैं, जैसे आपका किसी भी जाति का कोई विशेष मंदिर होता है तो उस पर जो लोग पहले उस मंदिर में जाते हैं तो अपनी एक जाति बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चबूतरे पर जाता है और बहुत से लोग उस चबूतरे की पूजा करते हैं, तो सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो सभी लोग जो उस चबूतरे पर जाते हैं पूजा करते हैं तो सभी लोग अपना एक समूह बना लेते हैं और उस चबूतरे को पूजा करने वाले सभी अपनी एक जाति बना लेते हैं। या किसी एक देवता में विश्वास करने वाले लोग सभी एक समूह बना लेते हैं और उस समूह के आधार पर धीरे धीरे एक जाति बन जाती है। तो माना क्या है? तो माना का मतलब यह है कि एक प्राचीन ईश्वरीय शक्ति या देवी शक्ति या जो संस्कृति या जो प्राकृतिक शक्ति जिसको मान सकते हैं, जिसमें विश्वास करने वाले लोगों ने एक तरह से अपनी जाति बना ली। तो माना क्या है? एक देवी शक्ति है। और माना को श्यामचरण दुबे ने मानव को क्या कहा? बोंगा भी कहा है। बोंगा एक आदिवासियों में एक ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है। तो बोंगा कहा है किसने? श्यामचरण दुबे ने मानव को क्या कहा है? बोंगा भी कहा है। तो माना सिद्धांत किसने दिया? हटन ने कास्ट इन इंडिया में इसका उल्लेख किया था और माना को श्यामचरण दुबे ने क्या माना था? बोंगा कहा था। आगे चलते हैं जातियों में। अगला सिद्धांत है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत जो दिया था, व्यवसायिक सिद्धांत को जिसने दिया नेस्पिड ने कहा। नेस्पिड ने व्यवसायिक सिद्धांत दिया। नेस्पिड ने कहा कि केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति का कारण है। तो व्यवसाय सिद्धांत किसने दिया? तो नेस्पिड ने दिया। इसने कहा कि केवल व्यवसाय ही जाति उत्पत्ति का सिद्धांत है। जिस जाति ने एक व्यवसाय अपना लिया, जैसे मान लीजिए कपड़े धोने का काम जिन व्यक्तियों ने किया वो सब एक अलग जाति बना ली। जिन्होंने खेती का काम किया उन्होंने एक अलग जाति बना ली। जिन्होंने कुछ काम अलग किया, अलग व्यवसाय किया, उन्होंने अलग जाति बना ली। तो अलग अलग सिद्धांत है। उसमें नेस्पिड ने कहा कि केवल व्यवसाय ही जाति उत्पत्ति का कारण है। अगला सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत। होकार्ट और सोनार्ट ने दिया धार्मिक सिद्धांत, यानी कि एक धार्मिक सिद्धांत एक धर्म के विशेष लोगों को मानने वाले लोगों ने एक अलग जाति की। इसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत यानी कि ब्राह्मण की चतुर्युक्ति का सिद्धांत किसने कहा? अल्बर्ट डुबाई और गुरुवे ने। यानी कि ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति ने, ब्राह्मणों ने जानबूझकर जातियों का निर्माण किया। कौन मानते हैं? अल्बर्ट डुबाई और गुरुवे। ये मानते हैं कि गुरुवे में दो आ चुके हैं आपके, प्रजाति में अब ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत। तो ये आपकी जाति उत्पत्ति के सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपके परंपरागत सिद्धांत किसने दिया? परंपरागत सिद्धांत आपके प्राचीन भारत में वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता। प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले और गुरुवे ने। हर्बर्ट रिजले ने क्या कहा? प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह। और गुरुवे ने क्या कहा? आर्य अनार्य। इसी तरह से माना सिद्धांत या आपके जो श्यामचरण दुबे ने जिसको माना को बोंगा भी कहा। इसी तरह से आपके यहाँ पर व्यवसाय सिद्धांत नेस्पिड ने कहा कि केवल व्यवसाय जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसी तरह से आपके धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सोनार्ट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने सिद्धांत वाले पूरे जाति की उत्पत्ति के। अब बात करते हैं अब आपके वर्ग की। अब यहाँ पर जाति हो चुकी है, अब वर्ग की बात करते हैं। अब वर्ग क्या होता है? यहाँ पर वर्ग को समझने से पहले आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ समझ में आए। देखो वर्ग क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा वर्ग का मतलब जैसे जिसका एक तरह से अभी आपका वर्ग क्या है,
अभी आपका वर्ग है छात्र वर्ग। क्या है आपका? छात्र वर्ग है। अब एक छात्र वर्ग है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एक तरह से जो वर्ग होता है, चाहे वो आपके श्रमिक वर्ग हो। अब मान लीजिए अब आप छात्र वर्ग हो, और छात्र वर्ग के बाद में आपको नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद में आप अध्यापक बनते हो, तो अध्यापक बनने के बाद में आपका वर्ग कौन सा हुआ? आपका अध्यापक वर्ग हो गया। तो ये क्या हुआ? ये वर्ग आपका चेंज हो गया। और अध्यापक वर्ग होने के बाद में आपने मान लीजिए इससे इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में आप कुछ व्यवसाय करने लग गए। तो व्यवसाय करने के बाद में आपका वर्ग कौन सा हुआ? आपका उद्योगपति का वर्ग हो गया। तो एक तरह से वर्ग मान सकते हैं, वर्ग को अपन चेंज कर सकते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग में क्या होता है कि वर्ग बिल्कुल खुला होता है, खुला होता है। और जब जाति क्या होती है? जाति बिल्कुल बंद होती है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। साथ में वर्ग में क्या होता है? इसमें भेदभाव नहीं होता है। इसमें किसी तरह का एक जाति व्यवस्था में क्या होता है? भेदभाव होता है, उसमें छुआछूत की प्रथा होती है। और वर्ग जन्म पर आधारित नहीं होता है। जाति क्या होती है? जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग क्या होता है? ये एक तरह से आपके अर्जित होता है। क्या होता है? आपके अर्जित। अगर यहां बात करो तो जाति जो व्यवस्था है वो क्या होती है? प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब क्या होता है? तो जन्मजात होती है। और जो वर्ग होता है वो अर्जित होता है, जिसको अपन अर्जित करते हैं। आपको जन्मजात नहीं मिलता। अगर आप छात्र वर्ग में हो तो आपको अपने आप छात्र वर्ग नहीं मिला, आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप अध्यापक वर्ग में जाओगे तो आप पढ़ोगे, आप नौकरी लगोगे, तभी आपको अध्यापक वर्ग मिलेगा, आपको जन्मजात नहीं मिलता है। तो खुला वर्ग होता है, ये अर्जित होता है, इसमें किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होता है। और अलग अलग इनमें वर्ग स्पर्धा मिलती है। तो वर्ग को आप यहाँ पर समझ गए होंगे। वर्ग अनेक हो सकते हैं, जबकि जातियों की संख्या सीमित हो सकती है। और वर्ग एक बहुत बड़ा खुला संगठन हो सकता है। तो इसमें जाति और वर्ग में यही अंतर होता है कि वर्ग और जाति कि इसमें एक तरह से किसी भी प्रकार की धार्मिक सामाजिक निर्योग्यताएं नहीं मिलती है वर्गों में। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वर्ग की। देखो यहां पर वर्ग की बात करते हैं। अब जन्म के अतिरिक्त समाज में जितने भी वर्ग है, जितने भी आधारों पर समाज बटा हुआ है, वो सभी क्या है? वो वर्ग है। जन्म के अतिरिक्त जितने भी वर्ग मिलते हैं, चाहे आपके श्रमिक वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, जितने भी है, जन्म के अतिरिक्त जो भी चीजें मिलती है वो क्या है? तो वर्ग को वोटोमोन ने तत्व समूह कहा है। क्या कहा है? तत्व समूह कहा है। तो इसको ध्यान रखना कि वर्ग को तत्व समूह किसने कहा है? बोटोमोन ने कहा है। मैक्स वेबर ने क्या कहा? मैक्स वेबर ने इसको कहा परिस्थिति समूह कहा। क्या कहा? परिस्थिति समूह कहा। और वर्ग विभाजन के वार्नर ने 8 आधार बताए। कितने? वर्ग विभाजन के वार्नर ने 8। जो पहले तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि तत्व समूह किसने कहा और परिस्थिति समूह किसने कहा वर्ग को। तो मैक्स वेबर ने तो क्या कहा? परिस्थिति समूह कहा। बोटोमोन ने क्या कहा? तत्व समूह कहा। और वर्ग विभाजन के जो आधार बताए उसमें वार्नर ने 8 आधार बताए। कितने आधार? 8 आधार वार्नर ने बताए हैं। आगे चलते हैं। रॉबर्ट वीरस्टेड ने 7 आधार बताए हैं। वार्नर ने कितने बताए? तो वार्नर ने तो 8 आधार बताए हैं। कितने आधार? 8 आधार बताए हैं। और रॉबर्ट वीरस्टेड ने कितने बताए? 7 आधार बताए हैं। और कार्ल मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए हैं, बुर्जुआ वर्ग और एक बताया सर्ववारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग और सर्ववारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग कौन सा है? तो इसमें बुर्जुआ वर्ग में मान सकते हैं पूंजीपति वर्ग। क्या? पूंजीपति वर्ग। और सर्ववारा वर्ग में मान सकते हैं अपन श्रमिक वर्ग। इन दोनों में ही आपस में क्या होती है? क्रांति होती है। तो दोनों के माध्यम से इसमें लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये चीजें थी। तो वर्ग और जाति में इतना ही है। बाकी जो किताबें हैं वो किताबें आपको यहाँ पर याद करनी है, विशेषताएं आपको पता होगा। तो जाति और वर्ग में इतना ही। आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर जो विवाह की और यहाँ परिवार की बात करेंगे, दोनों को विस्तार समझेंगे। तो यहाँ पर आपको जाति और वर्ग में परिभाषाएं और किताबें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और आपको साथ में ही यहाँ पर जो दिए हैं परिभाषाओं को, चाहे वो उसको भी आपको यहाँ पर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम विवाह की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे। उसके बाद में जो भी बच्चा होगा उनको इंपोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी आप देख लेना जाति वर्ग वाले से। इसमें से मैंने आपको जोड़ रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप अलग से आप वहां देख सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।